ध्यान देना है। आज से आपका क्लास आज से आपका 8 है ना। चैप्टर आपका संसाधन है। क्लास 8 जब आप पढ़ेंगे तो आपको, चलिए बैठाइए इन लोग को। चलिए पीछे बैठ जाइए। सबको मिल गया पीडीएफ? अच्छा, सबको मिल जाएगा। आज हम दिलवा के ही जाएंगे। मेन है क्या, जिस दिन पीडीएफ, और कोई भी एक से ज्यादा नहीं लेगा। अपने लिए लेना, फिर अपने रिलेटिव के लिए तो गर्दा छोड़ा देंगे। हो गया। चलिए पीछे बैठिए। पीछे टोपी वाला ठीक से बैठेगा, ब्लू टोपी। पहला सवाल संसाधन से है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ क्या कहलाता है? संसाधन क्या कहलाता है? सदैव ध्यान रखिएगा, मानवीय आवश्यकता तो संसाधन पर टिका है ही, जबकि जीव जंतु, जितने भी जीव हैं वो भी संसाधन पर ही हैं। लेकिन मनुष्य क्या है, कोई भी संसाधन का बहुत ज्यादा उपयोग करके दुरुपयोग कर देता है। इस लेकर संसाधन की कमी हो सकती है, और संसाधन की जब कमी होगी तो उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीव उसके क्या होंगे, भुतभोगी होंगे। तो संसाधन है क्या? सबसे बहुमूल्य संसाधन अगर पृथ्वी पर, धरती पर अगर कोई है तो वो है मृदा। क्या है? मृदा संसाधन। कौन संसाधन? इससे बहुमूल्य संसाधन कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर मृदा संसाधन नहीं होगा तो जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? मृदा, मिट्टी। मृदा के बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो है जल। क्या है कि नहीं है? ये सारे संसाधन की बात करेंगे, ये सारे संसाधन प्रकृति बनाता है। कौन बनाया है? मानव। इस संसाधन पर मानव का कोई अधिकार नहीं है। मानव या पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए प्रकृति ने इस संसाधन को बनाया। क्योंकि मनुष्य ज्यादा दिमाग है इसके पास, इसलिए कर इस संसाधन का उपयोग करता है, दोहन करता है, और इस संसाधन का दुरुपयोग भी करता है। तो मृदा के अलावे जल कौन सा? इस लेकर भारत सरकार में देखेंगे जल संसाधन विकास मंत्रालय एक कैबिनेट का मंत्री होता है, जो पूरे के पूरे, याद रखेंगे, पूरे के पूरे ध्यान रखेंगे, नदी, पर्यावरण के लिए अलग मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय अलग है, कृषि मंत्रालय अलग है, पर्यावरण मंत्रालय अलग है, सबके लिए मंत्रालय बना हुआ है, और सब वो मंत्रालय अपने हिसाब से देखरेख करता है। तो मृदा के साथ जल, मृदा के साथ क्या, और एक जिस पर जीवों का तो उतना कोई, अन्य जीवों का कोई उतना लेना देना नहीं है, लेकिन ये संसाधन अगर नहीं होता तो शायद हम मनुष्य यहां तक नहीं पहुंच पाते। और वो संसाधन है खनिज संसाधन। कौन संसाधन? खनिज संसाधन। कौन संसाधन? तो याद रखेंगे, संसाधन की बात करेंगे तो मृदा, जल और क्या भाई? मृदा, जल और क्या? बताइए, सभी संसाधन है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो स्पष्ट रूप से कहता है कि मानवीय आवश्यकता, मतलब मानवीय आवश्यकता का मतलब मानव की आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन। इसके अलावे याद रखेंगे कि जीव भी संसाधन है जिसका हम उपयोग करते हैं। जैसे ध्यान रखेंगे, जंगल क्या,
वन भी क्या है? संसाधन है। वन भी क्या है? तो ध्यान रखेंगे, वन भी एक प्रकार का संसाधन है, और वन में रहने वाले जीव भी एक संसाधन है जिसका मानव उपयोग करता है, मानव उपयोग करता है। तो ये सारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो संसाधन में मृदा, जल, खनिज, वन, ये सभी क्या है भाई? संसाधन है। और संसाधन की बात करेंगे तो संसाधन प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, और मानव या जीव उसका क्या करता है? उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? संसाधन का। किसका उपयोग करता है? किसका उपयोग करता है? कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, दूसरा देख लेंगे, दूसरा सवाल क्या कहता है। लिखिए भी, लिखिएगा नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। आंसर वक्त कम से कम लिख लीजिए, बाकी तो हम आपको सिखाएंगे ही। तो संसाधन आप लोग समझ गए। और भाई, भय जो है ना हम समाप्त कर देंगे 8 होली के बाद। जो भय आपके अंदर होता है कि नहीं याद होता है ना, एकदम याद हो जाएगा, है ना। चलिए दूसरा हम चल रहे हैं। अभी कने हट के चल जाएं, निकल जाएं, बोलो। जब हम बोल रहे हैं कि होली के बाद कुछ पैसा आएगा तो हम टीवी लगवा देंगे, उधर लगवाएंगे हम। आए हम कल हम बात रखे थे मंत्रालय में, बोला कि होगा, लेकिन बात वही है, थोड़ा सा आप समझिए रहे हैं, है ना। संसाधन का कमी है। हाँ, जमीन लिख दिया है, उतना तुमको पीडीएफ मिल गया होगा, जोड़ो न। मास्टर अलगे से काम कर रहा है, ये तो हम लोग मेल लेके अभी चल रहे हैं, बात समझो, है ना। जब बेहतर होगा तब ध्यान रखेंगे, अभी मेल है, ये ध्यान रखो। अब चलो भाई ध्यान देना, फिर ही मत करना। अच्छा, ये हमको हमको ही बोलता है कि अन्य मास्टर को भी बोलता होगा, लो इधर घसकिए उधर घसकिए। अरे लड़का अजय, ये तुम मेरे को पंखा है कोई कुर्सी का है रख देता है यहाँ पर, इस सबको हटाओ यहाँ पर। अब रुको, ये हमारा मामला है, मत करो। कहता है कि संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया है। देख प्यारे आराम से, एक तो पहले प्राकृतिक, कौन सा? मानव निर्मित, कौन? और एक है मानव संसाधन, कौन है कि नहीं है? प्रकृति में अगर आप बात करेंगे, प्रकृति में तो मुख्य रूप से जितने प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। मानव के द्वारा जो होगा वो क्या कहलाएगा? मानव निर्मित। क्या कहलाएगा? और एक है मानव संसाधन, कौन संसाधन? जिसका मानव उपयोग करेगा। मानव क्या करेगा? मानव क्या करेगा? तो ये टाइप सिर्फ बोला कि जैसे चावल, चावल सब एक ही है, लेकिन चावल में भी प्रकार होता है कि नहीं होता है? जैसे चावल में प्रकार है, दाल भी सब एक ही है लेकिन दाल में प्रकार है। तो उसी प्रकार संसाधन सब एक ही है, लेकिन ध्यान रखेंगे उसके उपयोगिता के हिसाब से उसको याद रखेंगे बांटा गया, जिसमें प्राकृतिक कौन भाई? मानव निर्मित कौन सा? और मानव संसाधन कौन सा? तो याद रखेंगे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? कितने? पहला कौन? दूसरा? तीसरा? क्लियर ना? तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। और संसाधन की बात करेंगे तो प्रकृति में उपलब्ध, ध्यान रखेंगे, वैसे चीज जिसका उपयोग जीव और मानव दोनों मिलकर करता है, वैसे प्राकृतिक याद रखेंगे चीजों को हम संसाधन कहते हैं। जिसमें मैंने अभी बताया था कि मृदा एक संसाधन है, जल एक संसाधन है, इसके अलावा वन, खनिज, ये सभी प्राकृतिक क्या है? संसाधन है। प्राकृतिक क्या है भाई? तो संसाधन याद रखें, पहला कौन? प्राकृतिक। पहला कौन? दूसरा? मानव, 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 और तीसरा? मानव। कन्फर्म ना? इसके अलावे ध्यान रखिएगा, कहता है कि भूमि, मिट्टी, जल आदि किस संसाधन का उदाहरण है? कौन संसाधन है कि नहीं? बताइए, बताइए। इसको मानव कभी बना सकता है? बना सकता है? बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भूमि, मिट्टी, जल आदि किस प्रकार के संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। कैसे संसाधन?
कैसे संसाधन, और ये प्रकृति पर निर्भर है और इसी पर ध्यान रखिएगा, और यही संसाधन का उपयोग मानव करता है। अब जैसे ध्यान रखेंगे कृषि की अगर बात करेंगे तो कृषि मानव निर्मित, याद रखेंगे है। कृषि किस पर निर्भर है, इसमें भी प्लांट को लगाया जाता है, ये मानव, याद रखेंगे मानव द्वारा कृषि कार्य किए जाते हैं। लेकिन इसी में अगर आ जाएगा कि जंगल, कौन सा, तो बताइए जंगल मानव के द्वारा लगाए जाते हैं। हाँ, तो बताइए कि अगर कृषि संसाधन की बात की जाएगी, कृषि संसाधन की बात की जाएगी तो ये मानव पर होगा। जबकि याद रखेंगे अगर जंगल की बात की जाएगी तो जंगल याद रखिए प्रकृति पर है कि नहीं है, क्योंकि जंगल याद रखिए मानव कभी लगा, जंगल का रख रखाव मानव के द्वारा होता है, नहीं होता है। जंगल का रख रखाव याद रखेंगे कि पूरा का पूरा प्रकृति पर निर्भर है। हाँ, जंगल को हम बर्बाद कर सकते हैं, जंगल को हम नष्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वो आप रख रखाव कीजिए ना कीजिए, प्रकृति उसको रखने के लिए खुद तैयार है। आपकी एक्टिविटी, जंगल आपके एक्टिविटी के कारण जंगल डैमेज होता है। अगर आप उधर नहीं जाइए तो जंगल वेल डेवलप रहेगा, जंगल पूरे प्रकृति उसको पूरा का पूरा जंगल को बेहतर तरीके से रखेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कृषि कार्य में मानव की गतिविधि होती है कि नहीं होती है। अगर कृषि कार्य की अगर बात करेंगे तो कोई भी पौधा या प्लांट आप लगाते हैं तो उस सीजन के हिसाब से लगाते हैं। अभी अगर देखेंगे कि अभी अगर आप नॉर्मलाइज देखेंगे कि अभी अगर आप दलहन फसल बो दीजिए होगा, होगा, कभी नहीं होगा। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि कृषि कार्य मानव गतिविधि के द्वारा होगा, जबकि याद रखेंगे जंगलों का विकास ये प्राकृतिक पर निर्भर है, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। लेकिन यहां पूछा गया था कि भूमि, मिट्टी, जल आदि किस प्रकार का संसाधन है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। कैसे संसाधन है, कैसे संसाधन है, इसमें याद रखिए मानव इसको ना तो बना सकता है, कभी ना बना सकता है, और ये सारे के सारे कैसे संसाधन कहलाएंगे, प्राकृतिक संसाधन। कैसे संसाधन, कन्फर्म। इंटरेस्ट जगाइए, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा, है ना। एकदम उदास बैठिएगा तो फिर मामले गड़बड़ा जाएगा। अभी चैप्टर थोड़ा सा है ना, आगे बढ़ेंगे, ठहरिए बस 2-3 क्वेश्चन के बाद फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर हाँ, हर एक चीज में इंटरेस्ट, खाने में इंटरेस्ट, पढ़ने में इंटरेस्ट। बिना मसाले वाला खाना नहीं खाएगा, नॉर्मल स्टीम फूड दीजिए एकदम अच्छा नहीं लगेगा, गर्म पानी दीजिए अच्छा नहीं लगेगा, पूरा चिल्ड दीजिए पूरा चलेगा, सादा खाना दीजिए एकदम अच्छा नहीं देगा, मसाले वाला गोलगप्पा दीजिए भरपूर खाएगा। तो इसमें कौन मसाला हम लगा दें, इंटरेस्ट तो आपको पैदा करना होगा ना। ध्यान दो भाई, अब पढ़ाई में आज तक किसी को इंटरेस्ट नहीं हुआ है, अगर हाँ इंटरेस्ट पढ़ाई में कभी हुआ ही नहीं है, अगर इंटरेस्ट जिस दिन पैदा हो जाएगा उस दिन समझिए कि मास्टर का जरूरत नहीं है, सेल्फ ही लोग कर लेगा। प्राकृतिक संसाधनों का उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, कितने, सदैव ध्यान रखेंगे प्राकृतिक अवस्था के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, 2, जैव और अजैव। जैव और, देख भाई जैव को हम बोलते हैं एबायोटिक, जैव को क्या बोलते हैं, जैव। तो याद रखेंगे जैव को बोलते हैं बायोटिक, जैव को क्या बोलते हैं, बायोटिक। जैव मतलब जैविक और अजैव मतलब अजैविक। अजैव मतलब क्या, अजैविक, याद रखेंगे अजैव। देखो भाई जिसमें जीव ना हो ये भी आप कर सकते हैं, जिसमें जीवन हो वो क्या कहलाएगा, जैव, जिसमें जीवन ना हो। अब आप ही से मैं पूछ रहा हूं, तो देखेंगे कि जैव संसाधन में, जैव संसाधन में जैसे ध्यान रखेंगे वन, क्या भाई, वन्य जीव, क्या भाई, वन्य जीव, क्या भाई, तो बताओ वन और वन्य जीव क्या है, जैव है, क्या है, और ये दोनों संसाधन है कि नहीं है कि नहीं है ना। जबकि अजैव, क्या भाई, अजैव की बात करेंगे, अजैव में मृदा, क्या भाई, और खनिज, क्या भाई, तो बताओ मृदा और खनिज कैसे संसाधन है, अजैव, इसमें जीवन है, इसमें जीवन है, तो अजैव संसाधन में मृदा और कौन होगा, मृदा और, तो मृदा और खनिज कैसे संसाधन, अजैव, कैसे, कैसे, कंफर्म ना। और वन और वन्यजीव, वन और वन्यजीव, वन और वन्यजीव है कि नहीं है। और ये सारे दोनों अगर बात करेंगे तो दोनों पर याद रखेंगे कि मानव निर्भर है कि नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, इसके अलावे ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से मृदा के अलावे, खनिज के अलावे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जल। कौन,
तो मृदा खनिज जल, मृदा खनिज और प्रश्न आएगा कि बताइए, पूछ देगा कि मृदा खनिज जल वन, मृदा खनिज जल वन पूछेगा, इसमें कौन सा जैव संसाधन है? क्या कहिएगा? वन। क्या? तो बताइए वन कैसे संसाधन है? जैव। मृदा कैसा? चलिए खनिज कैसा? जल कैसा? है कि नहीं है? और इसी अजैव पर जैव का विकास होता है। किसका विकास होता है? तो बताइए जीवों का विकास किस पर निर्भर है? किस पर? अजैव पर। किस पर? तो ये दो संसाधन की बात करेंगे, मृदा और जल मिलेगा तभी याद रखेंगे वन का विकास होगा। किसका विकास होगा? और जब वन का विकास होगा तभी एक संसाधन आएगा, वन्य जीव। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? तो याद रखेंगे वन्य जीव की बात करेंगे तो वो वन पर निर्भर है, और वन की बात करेंगे तो वो मृदा और जल पर निर्भर है। मृदा और किस पर निर्भर है? किस पर है? तो दोनों याद रखेंगे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि हमने प्रकृति में संसाधन को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? कितने भागों में? जैव और अजैव की। अजैव का निर्माण प्रकृति ने किया है, मानव इसको नहीं कर सकता है। और जब अजैव संसाधन में मृदा और जल जब जैसे ही पृथ्वी पर आएगा तो जीवों का विकास होगा। जैसे ही आप कहीं मिट्टी रख दीजिए, अब वर्षा होगा, आप स्वतः उसमें दे पाइएगा कि प्राकृतिक वातावरण में उसमें देखिएगा कि काई लगना शुरू हो जाएगा। मतलब प्लांट का पहला भाग देखेंगे कि स्वतः निर्माण होना शुरू हो जाएगा, जिसको नॉर्मलाइज भाषा में कजरी भी हम कहते हैं, जो इससे फिसलन होता है, जो थैलस के रूप में थाइलोफाइटा होता है, जिसमें भले ही याद रखेंगे कि जड़ ना हो, पत्ती ना हो, तना ना हो, लेकिन थैलस के रूप में याद रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या कि कोई भी प्लांट होने के लिए सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि उसको स्वपोषी होना, मतलब उसमें क्लोरोफिल होना। तो याद रखेंगे थैलस के रूप में स्वतः आप कुछ मत कीजिए, आप सीधा एक मिट्टी कहीं से उठा लीजिए और उसमें आप पानी दे दीजिए। आप देखेंगे कि 2-4-10 दिन के बाद उसमें हरा हरा फफूंदी टाइप का लग जाएगा। वो थैलस के रूप में प्राथमिक प्लांट होगा, जिसे हम थैलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और धीरे धीरे उसमें याद रखेंगे नॉर्मलाइज छोटे छोटे कुछ प्लांट आना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से याद रखेंगे कि प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब जीवन का विकास शुरू हो जाएगा, मतलब प्लांट का आगमन हो जाएगा। और यही रूप तो हुआ होगा बड़े बड़े जगहों पर, और जंगल का विस्तार हुआ। तो बताइए मृदा और जल संसाधन मिला जो प्रकृति ने जिसे बनाया, जिस पर मानव एक गतिविधि नहीं आप कह सकते हैं। तो इसी याद रखेंगे अजैविक से जीवों का विकास होता है। क्या होता है? जीवों का। और यही सब का उपयोग याद रखेंगे मानव करता है। तो प्रकृति में याद रखेंगे संसाधन को हम दो भाग में बांटेंगे, जैविक और अजैविक। जैविक और तो बताइए अगर पूछ देगा कि मिट्टी जल, मिट्टी और खनिज कौन जैविक है कि अजैविक? जबकि पूछ देगा वन और वन्यजीव, कंफर्म ना? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 5वें नंबर की ओर हम बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, प्रकृति संसाधनों को उपलब्धता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? कितने? तो कहता प्रकृति में संसाधनों को उपलब्धता के आधार पर कितने भागों में? 2। नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण और अनवीनीकरण। ध्यान रखिएगा, जिसमें याद रखेंगे जैसे आप ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्धता के आधार पर दो भागों में बांटा गया, नवीनीकरण और कौन सा? अनवीनीकरण। उपलब्धता के आधार पर, किसके आधार पर? तो ध्यान रखेंगे जैसे कोयला, जैसे कौन सा? कोयला। कौन सा? और कोयला के अलावा याद रखेंगे सोलर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? तो सौर ऊर्जा और कोयला की बात करेंगे तो इसमें याद रखेंगे अवनीकरण और नवनीकरण की बात करेंगे, नवनीकरण और अनवनीकरण। तो याद रखेंगे वैसे ऊर्जा की बात करेंगे जो पुनः रोज रोज हमें उपलब्धता में मिलेगा, जैसे सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? जबकि याद रखेंगे कोयला और पेट्रोल, कोयला और कौन? एक बार उसका दहन हो जाने के बाद वो आ सकता है,
नहीं आ सकता, जबकि सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा हमें रोज उपलब्ध होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के उपलब्धता के आधार पर हम अगर बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे दो टाइप होंगे, नवीनीकरण और ध्यान रखेंगे दूसरा कौन प्यारे, और नवीनीकरण, नवीनीकरण और नवीनीकरण याद रखिएगा। इसके अलावे कहता कि स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में। देखिए स्वामित्व का मतलब होता है कि ध्यान रखिएगा उस ध्यान रखेंगे संसाधन पर उसका हक। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, हक। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत, क्या होता है, व्यक्तिगत, ध्यान से लिखना फिर समझना भी है। उसके बाद होता है सामुदायिक, क्या होता है, राष्ट्रीय, क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय, क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय। सब लिख लीजिए बढ़िया से और उसके बाद फिर समझिएगा, है ना, लिख लेना है और फिर समझना। पहला कौन, व्यक्तिगत, पहला कौन, पहला कौन, उसके बाद सामुदायिक, उसके बाद आइए, इतना लिख लिया आप लोग। तो ये स्वामित्व के आधार पर संसाधन को मैंने कितने भाग में बांटा, चार, कितने कितने लिख लिए ना। पहला कौन, व्यक्तिगत, पहला कौन, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आराम से इसको समझिए, हम समझाएंगे, एक बार समझ लीजिए फिर ध्यान रखेंगे, आपको समझने की आवश्यकता कभी नहीं होगी। अब देख भाई, पहला हमने कहा व्यक्तिगत, क्या कहा, क्या कहा, तो आप देखेंगे, आप गौर करेंगे, जैसे पहला आप देखेंगे कि आपका पर्सनल जमीन, आपका पर्सनल क्या, पर्सनल जमीन, आपका पर्सनल जमीन जो होता है वो आपका व्यक्तिगत याद रखेंगे संसाधन है कि नहीं है। वो कोई दूसरा उस पर हक जताता है, अगर सरकार भी उस जमीन को लेगा तो उसके बदले राशि देगा, किसी को अगर आप देते भी हैं तो उसके बदले आप राशि लेते हैं, वो आपका निजी संपत्ति होगा, निजी संसाधन होगा। आप गांव में देखते होंगे कि चापाकल दो प्रकार के होते हैं, एक निजी होता है जो घर के अंदर होता है, वो पानी आप उसके हिसाब से लीजिएगा, एक होता है सामाजिक, थोड़ा सार्वजनिक टाइप का होता है, जिस पर गांव का कोई भी आदमी जाके पी सकता है, जो मुखिया फंड से आता है, आता है ना, आता है। उसमें याद रखेंगे पानी वही पहले लेगा जो पहले पहुंचेगा, अगर कहीं दूसरा पहले जब पहुंच गया है और कोई दूसरा आया है, अगर वो पहले बोलेगा कि हम पहले पानी लेगा तो मार होगा, पहले झगड़ा होगा, तब पानी होगा, क्योंकि उस चापे कल का स्वामित्व कोई निजी व्यक्ति, वो सामाजिक है, वो क्या है, वो क्या है। तो उसी प्रकार से गांव का स्कूल, गांव का क्या होता है, गांव का क्या होता है, ये कहलाता है सामुदायिक संसाधन, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, गवर्नमेंट वाला तालाब, गवर्नमेंट वाला क्या, गवर्नमेंट वाला तालाब क्या होता है, सामूहिक संसाधन, कैसा संसाधन, कैसा संसाधन। तो गांव का स्कूल, गांव का तालाब, गांव का स्कूल, गांव का, बताइए सामुदायिक संसाधन है कि नहीं है। इसका उपयोग कोई निजी व्यक्ति करता है, गांव के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं, गांव के सारे जानवर उस तालाब में पानी पीता है कि नहीं, गांव के सारे लोग वहां नहाने के लिए जाते हैं कि नहीं। तो वो कैसे संसाधन कहलाते हैं, सामुदायिक, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो सामुदायिक संसाधन में जंगल, तकलीफ में नहीं रहना है, एकदम नहीं, बाद में नौकरी लगेगा, एकदम टेंशन में मत रहिएगा। हमारे क्लास में अगर टेंशन है तो पूरे पटना के हर एक क्लास में तुमको बहुत टेंशन होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। हमारे क्लास में अगर उदास का मतलब है कि आपको हार्ट अटैक आने का सूचना है, मतलब आप बहुत गमहीन है, बात समझे, ये बात ध्यान रखिएगा। नौकरी थर्ड मैटर है, मतलब खुश रहिए, 25-30 के अंदर में सब है ये हैं, अगला 30 साल में खेला समाप्त है। वो भी नहीं है कि पेंशन है जो कि आपको जो है बढ़िया से आपका नेक्स्ट जनरेशन रखेगा कि ना 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 दादी बढ़िया से रह, है ना, बात समझे, वो भी नहीं है। तो इस लेकर बात समझिए, है ना, इस लेकर उदास एकदम नहीं होना, हाँ उदास एकदम मत होइए। तो सामुदायिक संसाधन आप समझ गए,
समझ गए ना? स्कूल में बाराती सबका आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आता है ना? सामुदायिक है कि नहीं है कि नहीं है? तो स्कूल हो या फिर तालाब गांव का हो, उस सार्वजनिक होता है कि नहीं? रोड, गांव का रोड सार्वजनिक होता है कि नहीं? नल जल योजना सार्वजनिक है कि नहीं है? ये सारे सार्वजनिक हैं। तो व्यक्तिगत आप समझ लिए कि आपके पास चापाकल है, आपका अपना कुआं है, आपका अपना बगीचा है, आपका अपना बगीचा है, तो वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है, आपका अपना बगीचा है। आम अपने हिसाब से दीजिएगा किसी को, कोई जाके राते तोड़ लेगा तो फिर झगड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन कोई ध्यान रखेंगे कि सार्वजनिक चापाकल में राते गया, चलाया और दुश्मनी से तोड़ दिया, तो भोरे उठ के आप झगड़ा कीजिएगा? नहीं तो कम से कम नहीं, अगर आप जान पाए तो गालियों दीजिएगा। अजय तोड़ा वही बोलेगा के तोड़ दिया रे, बात समझे? वही तोड़ा वही आ रहा है खैनी लेके, है ना, कि अच्छा ठीक है खैनी खा लो, उसके बाद गाली देना। बात समझे? ये व्यक्तिगत संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन, कौन संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय संसाधन होता है जैसे रेल, क्या है बताइए? केरल का आदमी सीट पर बैठल रहेगा, उसको उठा दीजिएगा कि हाँ तब हम बैठेंगे, बिहार में आ गया है ट्रेन। हाँ, वो जबरदस्ती आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, लेकिन कानूनी तौर पर तो वो आपको टीटी को बोल देगा तो आपको अरेस्ट भी हो सकते हैं, ऐसे तो कुछ होता है। लेकिन रेलवे पर याद रखेंगे राष्ट्रीय संसाधन है कि नहीं है? उस पर कोई विदेशी भी नागरिक बैठा हुआ है तो आप उसको उठा सकते हैं, क्योंकि वो टिकट कटवाया है। तो ये राष्ट्रीय संसाधन है कि नहीं है? राष्ट्रीय संसाधन है ना? तो कोई भी याद रखेंगे देश का संसाधन, जिस पर देश के लोग का है, उसमें केरल का आदमी भी है, तमिलनाडु का आदमी है, बिहार का आदमी भी है, बिहार के हर एक जिले से, यूपी के हर एक जिले से आदमी है, उस संसाधन पर याद रखेंगे देश का है। और एक होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, कौन? अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है महासागर, क्या होता है? अब देखिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन में समझिएगा, देखिए एकदम आराम से समझिए, जैसे ध्यान रखिएगा कि ये भारत है, ये भारत क्या है? ये भारत यहाँ पे है। भारत के तट से, भारत के तट से 200 नॉटिकल मील, कितना नॉटिकल मील? एक नॉटिकल मील में 1800 मीटर होता है। ये 200 नॉटिकल मील जो होता है, इस क्षेत्र में कोई भी संसाधन अगर मिला, गैस मिल गया, मछली है, गैस है, पेट्रोल निकल गया, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम निकल गया, पेट्रोल भी निकल सकता है, मछली भी निकल सकता है, प्राकृतिक गैस भी निकल सकते हैं जो बहुमूल्य संसाधन है। तो ये सारे संसाधन की बात करेंगे। ये 200 नॉटिकल मील जो होता है, आर्थिक अनन्य जोन जो होता है किसी भी देश का, इसे राष्ट्रीय संपदा कहा जाता है, या राष्ट्रीय याद रखेंगे संसाधन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जो इस देश का हक होगा, इस क्या होगा? इस देश का हक। और इस देश के नागरिक का, प्रत्येक नागरिक का कुछ ना कुछ अपना याद रखेंगे व्यक्तिगत संसाधन होता है, जैसे घर हो गया, कुआं हो गया, बगीचा हो गया, जमीन हो गया, 1 कट्ठा से लेकर 5 कट्ठा 2 कट्ठा, जिसको है वो अपना व्यक्तिगत संसाधन का उपयोग करता है। जबकि याद रखेंगे सामुदायिक संसाधन में मैंने गांव के बारे में बताया था कि गांव का याद रखेंगे, तालाब हो, स्कूल हो, ये सारे कैसे संसाधन है? सामुदायिक। कैसे हैं? उस समुदाय का होगा, उस समुदाय का संसाधन होगा। और तीसरा राष्ट्रीय संसाधन ये हुआ देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, जैसे रेल हो गया, डाक सेवा हो गया, या फिर ध्यान रखेंगे कि ये सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन है। जिसका जैसे जंगल हो गया, जंगल याद रखेंगे ये देश की संपत्ति है, राज्य की संपत्ति है, ये राष्ट्रीय संपत्ति है। जबकि याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ये 200 नॉटिकल मील से ना, जैसे ही हम महासागर में जाएंगे तो ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाता है। इस पर कोई भी अगर मान लीजिए कि 200 नॉटिकल की मील के बाद यहां कोई भी अगर संसाधन निकलेगा, तो ये कोई भी देश जाके, ये कोई भी देश जाके इस संसाधन का उपयोग कर सकता है, इसमें कोई। लेकिन ये संसाधन को ध्यान रखेंगे यहां से निकालना इतना महंगा पड़ जाता है कि दुनिया के देश बहुत ज्यादा इस संसाधन पर उतना दिमाग नहीं लगाता। एगो चीन लगाता है, वो की करता है, देख लिया कि यहाँ पर कुछ संसाधन है, यहाँ आके पहले की करेगा, देखेगा, खोजेगा कि यहाँ कोई आइलैंड वगैरह तो नहीं है। हाँ है। इस देश का पूरा चाइना का कचरा लाला के धीरे 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 जमा करेगा, अब फिर गिट्टी बालू ला के इसको ढलैया कर देगा, अब बना देगा कृत्रिम आइलैंड। और यहां से फिर वो निशाना साधेगा कि अब ये हमार संपत्ति है,
अब यहां से 200 नॉटिकल मील जे आएगा। अभी की किया यहाँ पर, नेवी ला दिया, एयरबेस बना दिया, और यहीं से दुनिया का नियंत्रण करना शुरू कर दिया कि भारत के जहाज किधर किधर जा रहा है सामान लेके। बात समझे? इसलिए कर चाइना जो है, चाइना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र पर वो ज्यादा दिमाग लगाता है। कौन कौन? ठीक उसी प्रकार से देखिएगा गांव में भी वो इस तरह का होगा कि बहुत सारे महिला क्या करेगा, अपन चापाकल पर छोड़ के जाके स्कूल वाला चापाकल पर जाके पानी लाएगा, क्या अपन चापाकल का हैंडीले खिया जाएगा। बात समझे? वही काम चीन करता है। कौन करता है? चीन। अपन संसाधन के उपयोग सोचता कि अपन बचा के रखेंगे, अपन चापाकल से पानी नहीं लेंगे, अपन चापाकल से पानी नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा चापाकल बचेगा। ये अपना मानसिकता है। तो यही बात चाइना की करता है, अपन संसाधन का वो क्या करता है, उपयोग कम करता है। और दुनिया के याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जा जाकर वो ढूंढते रहता है कि कहां क्या है। तो वैसे संसाधन कहलाते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या कहलाते हैं? तो एक व्यक्तिगत क्या होगा, जो निजी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का होगा। फिर होगा सामुदायिक, क्या होगा, क्या होगा, फिर होगा देश का, क्या होगा। तो बताइए रेल देश का है कि नहीं है, जंगल देश का है कि नहीं है कि नहीं है। उस जंगल पर दुनिया के उस जंगल पर बताइए देश के हर एक नागरिक का हक है कि नहीं है, रेल पर हर एक नागरिक का हक है कि नहीं है। तो याद रखेंगे रेल हो या वन हो, ये सारे याद रखेंगे ये राष्ट्रीय संसाधन है। कैसे संसाधन है? और याद रखेंगे महासागरिक का भाग का जो याद रखेंगे दूर वाला भाग होता है वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या कहलाता है? तो संसाधन को स्वामित्व या मालिक के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर संसाधन को हमने कितने भागों में बांटा है? 4। कितने कितने? व्यक्तिगत संसाधन, कौन संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। समझ गए होंगे। तो इसको तो आप घरों में हल्का फल्का लिख सकते हैं कि निजी व्यक्ति का संसाधन, व्यक्तिगत व्यक्ति का संसाधन, सामुदायिक संसाधन। तो बताइए ई जब आपको समझा दिए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आप दिमाग नहीं लगाइएगा खाली लिख लीजिएगा तो गेट से निकलिएगा भूल जाइएगा। बात समझे? इसीलिए कि हम समझाते हैं। एग्जाम्पल देके एक बार पढ़ लीजिए फिर आपका सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है, देखिए कुछ शब्द याद रखेंगे, कुछ शब्द टाइपिंग मिस्टेक होगा जो मैं आपको सुधरवाऊंगा। कहता है 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है आर्थिक क्षेत्र। क्या कहलाता है? ये अप याद रखेंगे, अपवर्जक, ये काट दीजिएगा ये शब्द, ये कोई शब्द नहीं है। आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहता है? आर्थिक क्षेत्र। किसी भी देश का आर्थिक अनन्य जोन ये कहलाता है। आर्थिक अनन्य जोन कितना नॉटिकल मील? 200। कितना कितना? आइए इसको हम समझाते हैं क्या है ये भाई 200 नॉटिकल मील। बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप अक्सर सेट बनाते होंगे तो आपको ये शब्द मिलता होगा। देखिए ये तट से जो है ना, जैसे मान लीजिए मुंबई है, ये कोची है, ये केरल है, तट से याद रखेंगे तट से 12 नॉटिकल। कितना नॉटिकल? तट से 12 नॉटिकल मील जो होता है ये किसी भी देश का सीमा, ये कहलाता है तटीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये तटीय क्षेत्र कहलाता है। ये बॉर्डर आप मान लीजिए जैसे भारत पाकिस्तान का ये बॉर्डर है भाई, कि भाई इधर से कोई नहीं, इधर पाकिस्तान हो गया, ये बॉर्डर हो गया। तो ये आप जब समुद्र के पास पहुंचेंगे, कोई अरब सागर के पास, बंगाल की खाड़ी के पास, तो इस तट से 12 नॉटिकल मील समुद्र के पास देखेगा कि मतलब 18 किलोमीटर रेंज में ये होता है भारत का तटीय क्षेत्र। ये भारत का बॉर्डर है। यहां पर कोई भी विदेशी नागरिक का आना वर्जित है, कोई भी नहीं आ सकता है। अगर कोई भी आएगा तो उसको सीधा पहले याद रखें कोस्ट गार्ड, तटरक्षक बल, जिस प्रकार से बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल है उसी प्रकार से तटरक्षक बल जो होता है वो याद रखेंगे। यहां पर बड़े बड़े याद रखेंगे छोटे छोटे जहाज लेकर तटरक्षक बल जो है गश्त करते रहता है। वो आपको शक के आधार पर अरेस्ट करेगा और फिर आपको उस राज्य के हवाले सौंपेगा और फिर वहां से आपका केस चलेगा, आपको जेल होगा। किस आधार पर आप आए हैं भारत? अगर आप भारत आए हैं तो आपके पास पासपोर्ट है या फिर वीजा है।
अगर वीजा है, पासपोर्ट है, तो उस वीजा और पासपोर्ट में उद्देश्य लिखा होगा कि आपका पर्यटक वीजा है, फिर या आपका जो है जॉब वाला वीजा है, या आप भारत कमाने के लिए आए हैं दूसरे देश से, या फिर आप घूमने के लिए आए हैं, और घूमने के लिए आए हैं तो पर्यटन वीजा दिखाइए। तो अगर वीजा आपके पास है तो आपका स्वागत है, अगर आपको कोई कंपनी बुलाया तो आपका स्वागत है, और अगर आप अवैध रूप से, इसका मतलब अजमल आमिर कसाब आप हैं, भारत में हमला करने के लिए आए हैं, आपको अरेस्ट करेगा, और उसके बाद आपको याद रखेंगे आपका सजा होगा जो भारत के कानून में है। दूसरे देश के याद रखें कोई भी लोग आपको बचा नहीं सकता है, बात समझिएगा। इसके बाद मेरे नालायकों ध्यान रखना, 24 नॉटिकल मील जो होता है वो होता है संलग्न क्षेत्र। क्या होता है? क्या होता है? संलग्न क्षेत्र होता है। ये संलग्न क्षेत्र होता है कितना नॉटिकल मील? 24। कितना नॉटिकल मील? और 12 नॉटिकल मील क्या होता है? तट। 12 नॉटिकल मील क्या होता है? तट। 12 नॉटिकल मील तट। इसके बाद 200 नॉटिकल मील प्यारे, ये 200 नॉटिकल मील जो होता है ना, ये होता है आर्थिक अनन्य जोन। क्या होता है? इसमें गैस निकलेगा सबसे ज्यादा, इसमें मछली। क्या भाई? मछली। क्या? मछली। अब ये मछली अगर यहां पर है तो बताइए कि मछली भी याद रखेंगे कोई भी देश के लिए काफी महत्व रखता है मछली का उत्पादन, क्योंकि भारत मछली का उत्पादन करता है, मछली को बेचता भी है और देश में खाता भी है। तो ये भी एक प्रकार के संसाधन है कि नहीं है? जैविक संसाधन है, मछली है, क्योंकि हम उसका उपयोग करते हैं। अब क्या है कि ये संसाधन का हम उपयोग करते हैं, इसी में कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर श्रीलंका है, और श्रीलंका और भारत की दूरी 48 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आप बोलिएगा कि यहाँ तो 200 नॉटिकल मील पूर्ण नहीं रहा, तो यहाँ बंटवारा कैसे होगा? तो यहाँ हाफ हाफ बांट लिया है, यहाँ पर हाफ कर लिया है। अब हाफ कर लिया है, अब इसी में क्या होता है कि तमिलनाडु और भारत के मछुआरे जो हैं वो मछली पकड़ने के लिए अपने नाव के साथ, अत्याधुनिक नाव के साथ मछुआरा आगे बढ़ता है। मछली इसी भारतीय जल क्षेत्र में घूमते रहता है, उसको थोड़े पता है कि आगे जाएंगे। ये पुष्पा का एसपी थोड़े है जो कि श्रीलंका के बाद कहेगा कि इधर मत आना, श्रीलंकन ने भी फायरिंग शुरू कर देगा, है ना। तो ये मछली क्या होता है कि नाविक जो है ना, ये मछली पकड़ना शुरू करता है, ये मछली भागते भागते श्रीलंका जल क्षेत्र में चल जाता है। अब मछली को थोड़े कोई पता है कि श्रीलंका हम आ गए हैं, आराम से श्रीलंका तट पर आराम फरमाते रहता है। इसी दरमियान में होता है क्या कि जो भारतीय नाविक है या भारतीय मछुआरा, उसको पते नहीं चलता, उस श्रीलंका तरफ चल जाता है, उसको श्रीलंकन जो है नेवी जो है उसको अरेस्ट कर लेता है, उसको सीधे लेकर चल जाता है कोलंबो। अब तब तक मछलियां चल गया कहां? श्रीलंका। अब श्रीलंका का मछुआरा देखा कि रे दिनेश बा बहुत, रे जयवर्धने बहुत मछली आया, फिर श्रीलंकन मछुआरा क्या करता है? मछली पकड़ना शुरू करता है, फिर मछलियां भागते भागते भारत तट पर आके आराम से फरमा रहा है। फिर भारतीय नौसेना क्या करता है? श्रीलंकन जो है मछुआरा को अरेस्ट कर लिया। अब दोनों अरेस्ट हो गया, दोनों भारतीय मछुआरा श्रीलंका जेल में है, श्रीलंका वाला भारतीय, श्रीलंका मछुआरा भारतीय जेल में है। अब क्या होता है कि दोनों जब जेल में है तो दोनों के विदेश मंत्री का बैठक कभी होता है। जैसे भारत के विदेश मंत्री याद रखेंगे एस जयशंकर श्रीलंका गया, बहुत सारे विदेश पर चर्चा होता है, उसमें एगो ये चर्चा निकल जाता है कि देखिए ना मछुआरा आपका भी हमरे यहाँ है जी। जैसे याद रखेंगे कभी कभी क्या होता है कि ये गृहिणी है, एक गृहिणी, ई थाली दिया ई रख ले, ई छिपिया दिया ई रख ले, है ना। दोनों खाना का आदान प्रदान किया था। अब ई जब दोनों घर गया बोला कि हाँ जी आपका तो जो है थाली हमारे यहाँ पिछला 20-25 दिन से रखे, हाँ हाँ दिए थे जो, अच्छा वो जो साग भात दिए थे, अच्छा तो हाँ 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 ठीक है, तो ठीक है, अच्छा अभी है रख ले, दे देते हैं, थोड़ा सा धो के देते हैं। ये फिर आदान प्रदान किया, ये अपना छिपी इसको दिया, ये अपना थाली इसको दिया। अब दोनों विदेश मंत्री का जब बैठक हुआ तो 18 गो मछुआरा भारत का श्रीलंका जेल में है, 25 गो एकड़ यहाँ है, दोनों को फिर सुपुर्द किया। अब फिर जब सुपुर्द किया फिर एक सप्ताह तक ठीके रहा, अब फिर जो है फिर नाव लेके फिर मच्छरदानी लेके पहुंच गया, है ना, फिर वही खेल शुरू हो गया। बात समझे? तो ये प्राकृतिक संसाधन के उपयोग को लेकर याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कार्य होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछेगा कि तट से 200 नॉटिकल मील या किलोमीटर ये आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, जिसमें ध्यान रखेंगे पेट्रोलियम हो या प्राकृतिक गैस का उपयोग वही देश करेगा जिसके तट से उस, याद रखेंगे समुद्री क्षेत्र कितना होना चाहिए? 200। कितना होना चाहिए? 200।
कितना होना चाहिए 200। तो समुद्र से 200 नॉटिकल मील याद रखेंगे आर्थिक अनन्य जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें याद रखेंगे कोई भी संसाधन का उपयोग वो देश करेगा। कोई भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कौन करेगा? देश करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट सवाल कहता है, भाई ध्यान देना है, नेक्स्ट सवाल आपका कितने नंबर का? 8 नंबर। आराम से एकदम समझना है। गर्मी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना है। भारत तब तक सर का भी शेड्यूल ठीक ठाक हो जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? कि कौन सी? हमने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आज देखिए जलोढ़ को पूरा आपको समझा देंगे। जलोढ़ मिट्टी, इसमें 2 शब्द है, जल और ओढ़। जल और क्या? जल और क्या? जल और ओढ़ से क्या बन गया? जलोढ़। क्या बन गया? अजय पानी लाओ, वो भी गिलास में लाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जल और ओढ़ क्या बन गया? जलोढ़। क्या बन गया? वैसे मिट्टी जो पानी में घुल जाए और वो लगे कि पानी को ओढ़ रखा है, क्या कहलागा? जलोढ़। ये संधि विच्छेद है। जल और ओढ़ क्या बना? जलोढ़। क्या बना? तो ध्यान रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में नदी भाग लेता है। कौन भाग लेता है? कौन भाग लेता है? नदी ही। ध्यान रखिएगा, नदी ही जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में भाग लेगा। और उत्पत्ति के हिसाब से जलोढ़ मिट्टी के 2 भाग होंगे, खादर और बांगर। खादर और क्या? खादर और खादर और। तो नई जलोढ़ को याद रखेंगे, क्या कहेंगे? नई जलोढ़ को। और पुरानी जलोढ़ को? पुरानी जलोढ़ को। पुरानी जलोढ़ को। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कौन करेगा? नदी। कौन करेगा? कौन करेगा? कन्फर्म ना? तो याद रखेंगे कि नदियों के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है उस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसके निर्माण के स्थिति में याद रखेंगे 2 भाग, खादर और बांगर। खादर और। अब पूरे इस मिट्टी का विस्तार की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इस मिट्टी का विस्तार है गंगा का मैदान। कौन मैदान? गंगा के मैदान के अलावे ध्यान रखेंगे गोदावरी। कौन सा? कौन सा? गोदावरी के बाद याद रखेंगे कृष्णा। कौन सा? कावेरी। कौन सा? महानदी। कौन सा? महानदी का याद रखेंगे डेल्टा। कौन सा? डेल्टा क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी? जलोढ़। कौन मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण याद जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अगर पूछेगा तो गंगा का मैदान। कौन मैदान? गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा का मैदान। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी का क्या भाई? डेल्टा। क्या भाई? डेल्टा। ऐसे क्षेत्र में याद रखेंगे किस मिट्टी का पाया जाना है? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रों में अगर पूछेगा तो भारत में याद रखेंगे सबसे विस्तृत या याद रखेंगे सबसे ज्यादा क्षेत्रों में याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी है। कौन मिट्टी है? कौन मिट्टी भाई? तो जलोढ़ मिट्टी। और ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 पोषक तत्व की कमी होती है, नाइट्रोजन। क्या चीज? नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और क्या चीज? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस याद रखिएगा पोषक तत्व की कमी होती है किस मिट्टी में? बताइए तो। जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी में? किस मिट्टी में? इस लेकर ध्यान रखिएगा किसान इसमें बड़े पैमाने पर कृत्रिम और जैविक यूरिया का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम और जैविक यूरिया का प्रयोग करते हैं किस मिट्टी में? जलोढ़। किस मिट्टी में? काफी उपजाऊ होने के कारण इसमें धान, गेहूं, मक्का, कपास की खेती होती है। तो धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, जूट ये सारे के सारे खेती किस प्रकार के मिट्टी में? जलोढ़। किस मिट्टी में? तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? कौन? भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा? उसको कितने भागों में बांटे? 2, खादर और। तो नई जलोढ़ को क्या कहेंगे? नई जलोढ़, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़,
लाखों साल पहले जिस मिट्टी को लाकर नदी ने छोड़ दिया उसको बांगड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या? और हर एक साल याद रखेंगे नदियां अपने दियारा क्षेत्र में बाढ़ लाती है और हर एक साल मिट्टी का रिपेयर करती है और ऐसे मिट्टी को खादर क्या कहते हैं? जिसे नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे हम जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में बांटेंगे, खादर और बांग। नई जलोढ़ और पुरानी। और इसमें पोषक तत्व की कमी होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और कंफर्म ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। लिख लिया आप लोग? लिखे कि नहीं लिखे? थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाइएगा, बात समझ गए ना? चलिए हटावे, ठीक है, याद ही करवा देंगे, टेंशन मत लो। चलो भाई ध्यान दो। का तो लाते हैं, क्या बोलते हैं, थाली वो लाते हैं और उसमें पान का पत्ता और कपूर लाके आरती उतार देते हैं। समय हो गया है तो जे दो चार 10 गो है, ये दो चार गो पगला जो है ना, एक परीक्षा देना है ने, तो ये सोचता है कि इसको डाइवर्ट कर दें, है ना? तो अरे नालायक, हम तो दुद्दू को दरवाजा उधर खोल के रखे हैं, तो तुमको हम रोकले हैं। अच्छा ये बताओ, ये सरकारी स्कूल का स्टूडेंट है जकरा की एकदम है कि तू 7 बजे आएगा, 1:30 बजे तक तुरा बैठने है कंपलसरी है। यहाँ पढ़ने के लिए नहीं, यहाँ तो नौकरी के लिए आया है। तो नौकरी तो 2100 साल में लग रहा है लड़का को, और 3100 साल में लग रहा है। और 10 साल में अगर आप अंतर तुलना करेंगे तो 50 से 60 लाख का मार्जिन है भाई। तो ये मार्जिन को तय आपको ना करना है। तो यहाँ तो लोग नौकरी के लिए आए हैं, तो नौकरी के लिए आए हैं तो आप जितना तपस्या करेंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, यहाँ कर लीजिए या रूम पर जाके बैठिए, वहां भी आपको करना होगा। आप यहां कर लीजिए, रूम पर जाके कर लीजिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेहनत करके आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि हमको इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर अगले बार नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे, अब फिर ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा। तो ये सोच आप पैदा खुद कीजिए, क्योंकि यहाँ पढ़ने नहीं, नौकरी के लिए आए। और नौकरी जब भी होगा तो उसके अंदर एक प्रतिज्ञा होगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से महाभारत में अर्जुन, जब तक कृष्ण उसको फोर्स करके प्रतिज्ञा नहीं करवाए तब तक ना तो वो याद रखेंगे भीष्म को मार सका और ना ही तो वो कर्ण को मार सका। बात समझे? प्रतिज्ञा पैदा कीजिए, नहीं तो बाईपास से निकलिए। हम जितना क्वेश्चन है 15 को 20 को करवाएंगे तबे निकलेंगे। बात समझे? नहीं तो बस हम होली तक रुके, बेइज्जत जो बोलेगा ना वहां 5 लड़का को ले आवेंगे, ऐजा खड़ा कर देंगे, बस मुंह ताकते रहेगा, एकदम फुल इनकाउंटर होगा। देखिए ना, देख भाई, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी। कौन मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। और मैंने कई बार बताया था कि काली मिट्टी को ही याद रखेंगे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें कपास की खेती होती है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने या अपर्दन के फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि इसमें जल अवशोषण, याद रखिएगा, जल अवशोषण की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है या ज्यादा होती है? किस मिट्टी में भाई? काली मिट्टी में। किस मिट्टी में? सूखने के बाद इसमें दरार आता है। सूखने के बाद क्या आता है? इस लेकर इसे स्वतः, याद रखिएगा, स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी याद रखेंगे कहा जाता है। किस मिट्टी को बताओ भाई? किस मिट्टी को? तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन मिट्टी? जल अवशोषण की क्षमता सबसे ज्यादा किस मिट्टी में? काली मिट्टी। कौन मिट्टी?
रेगुड़ कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टान, कौन चट्टान? तो बेसाल चट्टान के टूटने या अपरदन के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। क्लियर ना? चलिए, तो काली मिट्टी का निर्माण आप लोग समझ गए कि इसे स्वतः जोताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी का निर्माण याद रखिएगा कि बेसाल चट्टान के टूटने या अपरदन के फलस्वरूप होता है। किस मिट्टी का भाई? काली मिट्टी। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल है भाई? 29। और याद रखेंगे 71% भाग पर क्या है? जल। क्या है? जल है। 29% भूभाग की अगर बात करेंगे तो इसी पर महादेश और ध्यान रखिएगा, महादेश की बात करेंगे और देश की बात करेंगे, ये सभी याद रखेंगे 29% पर। जबकि महासागर की बात करेंगे, महासागर और सागर की अगर बात करेंगे, ये जलीय क्षेत्र होते हैं। और महादेश और देश याद रखेंगे, ये स्थलीय क्षेत्र होते हैं। स्थल कुल 29% और जलीय क्षेत्र कुल कितना प्रतिशत भाई? जलीय कितना? 71। जलीय कितना? 71। जलीय क्षेत्र में महासागर और क्या आएंगे? सागर। महासागर और सागर। और महादेश में आपके स्थल की बात करेंगे तो इसमें महादेश और क्या आएगा? देश। महादेश और क्या आएगा? देश। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भूश्रंखलन को रोकने के लिए पर्वतीय ढलानों पर क्या किया जाए भाई? वृक्षारोपण। क्या किया जाए? तो भूश्रंखलन या मृदा का अपरदन, भूश्रंखलन या मृदा के अपरदन को रोकने के लिए प्यारे याद रखेंगे, वृक्षरोपण करना क्या है? जरूरी है। जितना हम वृक्षरोपण करेंगे, मिट्टी का कटाव या मिट्टी का अपरदन रुकेगा, साथ ही भूश्रंखलन होगा, कम होगा। जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में भूश्रंखलन का आपको ज्यादा मिलता होगा। इससे क्या है कि वन की कटाई हम रोड के लिए करते हैं, और रोड के लिए जब हम करते हैं तो बड़े पैमाने पर याद रखेंगे लैंडस्लाइड का याद रखेंगे खतरा बना रहता है हिमालय क्षेत्र में। इसलिए कर भूश्रंखलन या लैंडस्लाइड को रोकने के लिए हमें वनों को क्या करना है? संरक्षित करना है, वनों को रोपना है, वनों को लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। इसके बाद ध्यान रखिएगा 11 के बाद आपका है 12 नंबर में क्या कहता है, देख लीजिए। मृदा में पेड़ पौधे, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के कहता है उपशेषों को क्या कहा जाता है? ह्यूमस। क्या कहा जाता है? ह्यूमस। अब ये कार्बनिक तत्व होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बनिक तत्व होते हैं, ये कार्बनिक तत्व होते हैं जो मृदा में पेड़ पौधे जीव जितने भी आप देखेंगे जैविक, गोबर को सड़ा लीजिए, गोबर को सड़ा लीजिए, या कोई भी जैविक जो भी आप खाते पीते हैं, वो सारे के सारे कचरे को आप जब सड़ाते हैं तो वो ह्यूमस का रूप होता है। और वही सड़े गले पदार्थ को जब आप खेत में देते हैं तो वो कार्बनिक कंपाउंड है, और जिसके याद रखेंगे जिसके पोषक तत्व को प्लांट एब्जॉर्ब करके उसका प्लांट का डेवलपमेंट होता है। इसलिए कर मृदा में जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व में से एक है वो है ह्यूमस, और ह्यूमस प्राप्त होता है याद रखेंगे किसी भी प्लांट या एनिमल जब याद रखेंगे वो सड़कर डिकम्पोज होता है तो वो कार्बनिक कंपाउंड होता है, और उसी को जब हम खेत में देते हैं तो याद रखेंगे ह्यूमस का काम करता है। और बड़े पैजे से गोबर को आप, गोबर जैविक याद रखेंगे जीवों से प्राप्त होता है, और ध्यान रखेंगे जब उसको हम सड़ाकर ध्यान रखेंगे खेतों में देते हैं तो ह्यूमस के रूप में, खाद के रूप में काम करता है, और वो प्लांट के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देता है। इसलिए कर ध्यान रखेंगे कहता है कि पेड़ों पौधों जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के उपबोध को क्या कहा जाता है? ह्यूमस। क्या कहा जाता है? ह्यूमस। क्या कहा जाता है? ह्यूमस। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 13 की ओर चलेंगे। 13 क्या कहता है? पोषक तत्व के रूप में मृदा में क्या क्या उपस्थित है? रासायनिक याद रखेंगे ऋतुक्षरण। क्या है भाई? रासायनिक ऋतुक्षरण। समझिएगा, पोषक तत्वों के रूप में मृदा में क्या क्या उपस्थित रहते हैं? रासायनिक ऋतुक्षरण। गौर कीजिएगा, अभी मैंने बताया था कि बहुत सारे याद रखेंगे मृदा में पोषक तत्व होते हैं। जैसे याद रखेंगे रासायनिक दृष्टिकोण से हम बात करेंगे तो यूरिया। कौन भाई? यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, ये सभी बताइए कि मृदा में, कुछ मृदा में उपलब्ध होते हैं, कुछ मृदा में प्रकृति तरीके से उपलब्ध। जैसे नाइट्रोजन की प्राकृतिक स्थिति को मैं बात करूं तो प्राकृतिक स्थिति में आप लोग नॉर्मल जानते होंगे कि अगर हम दलहनी पौधे को लगाते हैं तो याद रखेंगे
कि मृदा के पोषक तत्व में याद रखेंगे नाइट्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है कि नहीं होती है। जबकि आपको पता है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से और आपके नेचुरल तरीके से भी हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं यूरिया के माध्यम से। इस लेकर आपके खाद के बोरे पर देखेंगे लिखा होगा 46% क्या लिखा रहता है, नाइट्रोजन। 46% क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व है जो ध्यान रखेंगे पौधे को याद रखेंगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, और वो नाइट्रोजन यूरिया में होता है। यूरिया का प्रयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक मानव द्वारा मतलब कृत्रिम तरीके द्वारा, और दूसरा प्रकृति के द्वारा। जितने भी जानवरों के अपशिष्ट होते हैं वो सारे यूरिया होते हैं, जबकि ध्यान रखेगा कि कृत्रिम तरीके से भी हम यूरिया का उपयोग करते हैं। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, कहता पोषक तत्वों के रूप में मृदा में क्या क्या उपस्थित रहते हैं, तो रासायनिक, ऋतुक्षरण। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे ये सारे पोषक तत्व का प्रयोग करके ही हम मृदा के पोषक तत्व को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मृदा के पोषक तत्व को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, एक क्वेश्चन और इसके बाद होगा। तापमान में उतार चढ़ाव, तुषार क्रिया तथा चट्टानी परतों के फैलने सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, भौतिक ऋतुक्षरण। क्या कहलाता है, देखिए एक होता है रासायनिक, एक क्या होता है, एक क्या होता है, और एक होता है भौतिक। एक क्या होता है, जैसे ध्यान रखेंगे नॉर्मलाइज आप देखेंगे कि दो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं आपको पढ़ाया जाता है कि दूध से दही जमना, ये क्या है, रासायनिक। वैसी क्रियाएं जो याद रखेंगे एक बार बन जाने के बाद पुनः अपने अवस्था प्राप्त नहीं करेगा, रासायनिक। क्या कहलाएगा, रासायनिक। क्या कहलाएगा, रासायनिक। क्या कहलाएगा, रासायनिक। और एक होता है भौतिक। क्या होता है, क्या होता है, तो स्पष्ट रूप से कहता है कि चट्टान जो टूटता है वो टेम्परेचर, वर्षा के कारण, तापमान के कारण, गर्मी, ठंडा, बरसात के कारण जो चट्टान टूटता है और उससे जो मृदा का निर्माण होता है, तो ये स्पष्ट रूप से कहता है कि फैलने या सिकुड़ने या चट्टान का टूटना या मृदा का बनना कौन सा कारक है भाई, कौन सा, तो मिट्टी का बनना और चट्टान का टूटना ये भौतिक क्या है, भौतिक याद रखेंगे कारण है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लास्ट सवाल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टान का टूटना, गलना क्या कहलाता है, रासायनिक। क्या कहलाता है, जैसे याद रखेंगे आप चट्टान की बात करेंगे, संगमरमर चट्टान की बात करेंगे, ताजमहल में है, और ताजमहल का डैमेज होना याद रखेंगे मानव एक्टिविटी है कि नहीं है कि नहीं है, क्योंकि लगातार मानव पर्यावरण में याद रखेंगे CO2 या अन्य गैस का उत्सर्जन करता है, और उस गैस से जो उस चट्टान पर प्रभाव पड़ता है वो मानव कृत है, और ऐसे क्षरण याद रखेंगे रासायनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जबकि प्रकृति के द्वारा जो होता है उसे हम भौतिक कहते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्लास कल।